तो दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है एक नाव से, जिसे एक आदमी शार्क से भरे समंदर में ले जाता है और फिर खून से सने मांस के टुकड़े पानी में फेंकने लगता है। देखते ही देखते खून की गंध से दर्जनों शार्क उस नाव की तरफ खींची चली आती हैं। अब हमें दो टूरिस्ट दिखाए जाते हैं, एक कपल जिन्हें एक लोहे के पिंजरे में बंद करके धीरे धीरे समंदर की गहराइयों में उतारा जाता है। उनके चारों तरफ अनगिनत खूंखार शार्क तैर रही थी। ये एक ऐसा नजारा था जहाँ इंसान और मौत एक साथ नाच रहे थे। कुछ देर बाद दोनों को वापस नाव पर खींच लिया जाता है। वो दोनों अपने इस खतरनाक और रोमांचक एक्सपीरियंस को लेकर बेहद खुश थे और एक दूसरे को बता रहे थे कि उन्होंने क्या देखा। और तभी सीन बदलता है। कहानी अब फोकस करती है एक लड़की पर जिसका नाम है एना। एना अपनी पुरानी सी वैन में दुनिया घूम रही है और उसका सपना है दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों पर सर्फिंग करना। एक रात वो अकेले समंदर किनारे आती है कुछ तूफानी करने के इरादे से। तभी उसके बॉयफ्रेंड का मैसेज आता है जो पूछता है कि वो कहाँ है, लेकिन इससे पहले कि वो जवाब दे पाती कोई पीछे से उस पर हमला कर देता है। एना के छटपटाने की आवाज चंद सेकंड में ही शांत हो जाती है। हमलावर उसे फौरन एक इंजेक्शन लगाता है और एक बड़ी से सूटकेस में बंद कर देता है। न जाने कितना वक्त बीता, जब एना की आंखें खुलती हैं, तो वो खुद को एक नाव के अंधेरे कमरे में पाती है। उसके हाथ बंधे हुए थे। पास में एक और लड़की थी। ये वही लड़की थी जिसे हमने कहानी की शुरुआत में शार्क वाले पिंजरे में देखा था। बीच समंदर में उनकी चीखें सुनने वाला कोई नहीं था। एना जो सालों से अकेले घूम रही थी, उसने मुश्किलों से लड़ना सीख लिया था। उसने हिम्मत नहीं हारी और शांत होकर बचने का रास्ता सोचने लगी। अचानक उसकी नजर उस दूसरी लड़की के ब्रा पर पड़ती है। एना पूछती है कि क्या उसमें स्टील का तार है। लड़की हाँ में सिर हिलाती है और फौरन उसे उतारकर एना की तरफ फेंक देती है। एना उसमें से तार निकालकर जैसे ही अपनी हथकड़ी खोलने की कोशिश करती है, दरवाजा खुलता है। सामने वही दरिंदा टकर खड़ा था। वो उन दोनों के लिए खाना लाया था। एना समझ गई थी कि इस जैसे साइको के सामने जितना डरोगे उसे उतना ही मजा आएगा। एना ने हिम्मत दिखाई और टकर को कोई भाव नहीं दिया। टकर को जब मजा नहीं आया तो वो वहाँ से चला गया। एना फौरन तार से हथकड़ी पर काम करने लगती है, लेकिन तभी उसे जोरदार चक्कर आता है और सामने वाली लड़की बिस्तर पर बेहोश होकर गिर पड़ती है। एना समझ जाती है पानी में दवा मिली हुई थी और अगले ही पल टकर एक घिनौनी मुस्कान के साथ कमरे में दाखिल होता है। देर रात जब एना को होश आता है तो वो खुद को एक कुर्सी से कसकर बंधा हुआ पाती है। नाव की लाइटें जल उठती हैं। टकर एक कैमरा सेट कर रहा था, जैसे किसी शो की तैयारी चल रही हो। तभी समंदर से शार्क के पंखों की आवाज आने लगती है। टकर उस दूसरी लड़की के पास जाता है, चाकू से उसके बालों का एक गुच्छा काटता है और फिर उसे जगाता है। ऐसा लग रहा था जैसे इस खौफनाक खेल की असली हीरोइन वही थी। टकर एक बटन दबाता है और उस लड़की को हवा में लटका दिया जाता है। क्रेन घूमती है और उसे ठीक उस जगह ले जाती है जहाँ पानी में पहले से ही मांस के टुकड़े फेंके जा चुके थे और शार्क गुस्से में पागल हो रही थी। टकर बताता है शार्क को इंसानों का स्वाद पसंद नहीं है, लेकिन सालों से इंसानों ने नाव से इतना खाना फेंका है कि अब वो नाव से गिरने वाली हर चीज को अपना खाना समझती हैं। ये कहकर वो दूसरा बटन दबाता है। रस्सी ढीली होती है और लड़की का आधा शरीर शार्क से भरे पानी में डूब जाता है। टकर फौरन कैमरे के पीछे भागता है ताकि इस दर्दनाक मौत को रिकॉर्ड कर सके। फिर वो कैमरा एना की तरफ घुमाकर कहता है, बोलो कि मैं बेस्ट हूँ। एना का डर देखकर वो पागलपन में हंसता है और कहता है, कल तुम्हारी बारी है। कमरे में वापस आकर टकर उस लड़की के बालों से मछली पकड़ने का चारा बनाता है, उसे वीडियो टेप के साथ रखता है और अपनी ट्रॉफी की तरह अलमारी में सजा देता है। अगली सुबह समंदर शांत था, बस पानी पर तैरती आधी रस्सी पिछली रात की दरिंदगी की गवाही दे रही थी। अब वो दरिंदा, जिसे यहाँ ओल्ड मैन भी कहा गया है, एना के लिए खाना लाता है, लेकिन इस बार एना खाने से साफ इनकार कर देती है। वो उस पर चिल्लाती है, उसे डरपोक और नामर्द कहती है कि तू सिर्फ कमजोर लड़कियों पर ही अपनी ताकत आजमा सकता है। लेकिन उस साइको पर इन बातों का कोई असर नहीं होता। वो कहता है कि अगर टॉयलेट जाना है तो बिस्तर के पास रखी बाल्टी इस्तेमाल कर सकती हो। और यही बात एना के दिमाग में एक आइडिया लाती है। वो बाल्टी उठाती है और चुपके से उसका हैंडल तोड़ लेती है। फिर अपने हाथों और पैरों की पूरी ताकत लगाकर उसे और तोड़ती है और एक नुकीला हथियार तैयार कर लेती है। उधर वो दरिंदा रात के खाने के साथ एना को देने के लिए ड्रग्स तैयार कर रहा था। वो सोच रहा था कि आज देखेगा कि ये लड़की कितनी अकड़ दिखाती है, लेकिन उसे क्या पता था कि एना तो इसी पल का इंतजार कर रही थी। जैसे ही वो इंजेक्शन लगाने के लिए चुपके से एना के पास आता है, एना पूरी ताकत से अपने बनाए हथियार से उस पर हमला कर देती है। दर्द से चिल्लाता हुआ वो साइको लोहे की दीवार से टकराकर बेहोश हो जाता है। एना फौरन चाबियां ढूंढती है और कांपते हाथों से अपनी हथकड़ी खोलती है, लेकिन जैसे ही वो भागने वाली थी, सबसे बुरा हुआ, वो दरिंदा होश में आ गया। एना समझ गई कि वो उसे कमरे में बंद नहीं कर सकती। वो फौरन ऊपर की तरफ भागती है, लेकिन वो साइको उसका पैर पकड़ लेता है। एना किसी तरह खुद को छुड़ाकर भागती तो है,
पर वो जानती थी कि ड्रग्स का असर हो रहा है और वो ज्यादा देर टिक नहीं पाएगी। वो भागकर कंट्रोल रूम में जाती है और रेडियो से मदद मांगने की कोशिश करती है, पर उसे चलाना नहीं आता। तभी उसे दूर एक नाव दिखाई देती है। एना अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर डेक पर जाती है, लेकिन नाव इतनी दूर थी कि उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। उल्टा उसे ढूंढ रहे उस साइको किलर ने उसे देख लिया। अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। एना नाव के किनारे की तरफ बढ़ती है और पास पड़ा महंगा कैमरा उठा लेती है। उसे एहसास होता है कि ये कैमरा इस साइको के लिए कितना कीमती है और फिर वो कैमरा समंदर में फेंक देती है और खुद भी पानी में कूद जाती है। एना ने सोचा शार्क के खाने से अच्छा है डूबकर मर जाना। पानी में 2-4 हाथ पैर मारने के बाद ड्रग्स के असर से वो डूबने लगती है, लेकिन अगले ही पल कहानी में तीसरा दिन आता है। वो साइको नाव वापस बंदरगाह ले आता है और इस बार वो अपने शिकार यानी एना को भी साथ लाता है। एना का दांव सही बैठा था। वो समझ गई थी कि ये आदमी इतना बीमार है कि बिना अपनी कलाकारी को रिकॉर्ड किए उसे किसी को मारने में मजा ही नहीं आता। अब जब वो नया कैमरा और सामान लेने किनारे जाएगा तब एना को मदद मांगने का मौका मिल सकता है। बंदरगाह पर एना लोहे की सलाखों को पीटना शुरू कर देती है ताकि किसी का ध्यान जाए, लेकिन पास की नाव पर सिर्फ एक बूढ़ा आदमी था जिसे ऊंचा सुनाई देता था। वो बूढ़ा आदमी इस साइको किलर का पुराना साथी था जो उसके लिए नए शिकार ढूंढने में मदद करता था। किलर ने इस बार उसे कोई भाव नहीं दिया और चला गया। इसी बीच एना का बॉयफ्रेंड राहुल पुलिस के साथ उसे ढूंढ रहा था। पुलिस को लग रहा था कि एना सर्फिंग करते हुए लहरों में बह गई, लेकिन राहुल को शक था। उसने उस रात की सीसीटीवी फुटेज चेक की और एक गाड़ी को पहचान लिया। उस गाड़ी पर लगे स्टिकर से वो उस किलर की नाव तक पहुंच गया जो बंदरगाह पर खड़ी थी। नाव का दरवाजा बंद था, लेकिन जब राहुल जाने लगा तो उसे डेक के नीचे से कुछ आवाज सुनाई दी। उसने फौरन खिड़की तोड़ी और अंदर घुस गया। आवाज का पीछा करते करते वो नीचे बने उस खुफिया कमरे तक पहुंच गया जहां उसे एना मिल गई, लेकिन तभी किलर वापस आ गया। एना चिल्लाती है, राहुल मुझे छोड़ो और भागकर पुलिस को बुलाओ। राहुल भी समझ गया कि हथकड़ी खोलना आसान नहीं है। वो भागते हुए फोन पर पुलिस को कॉल करता है, लेकिन अगले ही पल किलर उस पर हमला कर देता है। फोन नीचे गिर जाता है। किलर राहुल की पीठ पर बेरहमी से वार करता है। फोन उठाकर कॉल काट देता है और जैसे ही वो जानलेवा हमला करने वाला होता है राहुल पलटवार कर देता है। वो किलर को नीचे गिराकर उसका गला दबाने लगता है। तभी वो बूढ़ा पड़ोसी आ जाता है और राहुल को गुंडा समझकर उसे रोकने लगता है। इसी कंफ्यूजन का फायदा उठाकर किलर भागने की कोशिश करता है। वो एना और घायल राहुल को लेकर नाव वापस समंदर में ले जाता है ताकि लाशों को ठिकाने लगा सके, लेकिन नाव का तेल खत्म होने वाला था। वो ज्यादा दूर नहीं जा सकता था, पर वो पागल हो चुका था। उसने तय कर लिया था कि वो दिन के उजाले में भी अपना खौफनाक खेल पूरा करेगा। उसने घायल राहुल को क्रेन से लटकाया ताकि उसके खून से शार्क खींची चली आए। दोनों की उम्मीदें लगभग खत्म हो चुकी थीं कि तभी क्रेन रुक गई। ऊपर से एक टूरिस्ट हेलीकॉप्टर गुजर रहा था। किलर जानता था कि अगर वो पकड़ा गया तो सब खत्म हो जाएगा। उसे मजबूरी में अपना खेल रोकना पड़ा। उसने एना और मरना सन राहुल को वापस नीचे कमरे में बंद कर दिया। राहुल को खून की कमी से तड़पता देख एना ने एक खौफनाक फैसला किया। उसने अपनी हथकड़ी से निकलने के लिए अपने ही हाथ का अंगूठा तोड़ दिया। दर्द से उसकी चीख निकल गई, पर हथकड़ी टस से मस नहीं हुई। शाम को किलर उनके लिए खाना लेकर आया और बोला, ये तुम्हारा आखिरी खाना है। रात होते ही तुम दोनों शार्क का निवाला बनोगे। जब रात में किलर वापस कमरे में आया तो उसने बिस्तर पर एक कटा हुआ खून से सना हाथ देखा। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, दरवाजे के पीछे छिपी एना ने उस पर हमला किया और उसे कमरे से बाहर धकेलकर दरवाजा बंद कर दिया। वो भागकर कंट्रोल रूम में गई और इंजन स्टार्ट करने की कोशिश करने लगी, लेकिन किलर ने बाहर से ही पावर सप्लाई काट दी। एना को दूर किनारे पर पार्टी की लाइटें दिखाई दी। उसने फौरन एक फ्लेयर गन सिग्नल गन ढूंढी। जैसे ही वो उसे चलाने वाली थी, किलर अंधेरे से उस पर झपट पड़ा। हाथापाई में जलती हुई फ्लेयर गन किलर के चेहरे को जलाती हुई निकल गई। एना ने मौका देखकर उसे कंट्रोल रूम में बंद कर दिया और भाग निकली। अब शुरू हुई आखिरी लड़ाई। एना के एक हाथ में फ्राइंग पैन था और दूसरे में चाकू। जब किलर ने चाकू से हमला किया तो एना ने उसे पैन से रोका और दूसरा चाकू उसके हाथ में घोंप दिया। इसी मौके का फायदा उठाकर एना अंधेरे समंदर में कूद गई और किनारे की ओर तैरने लगी। वो बस किनारे को छूने ही वाली थी कि पीछे से एक मोटरबोट की आवाज आई।
किलर उसे पकड़कर वापस नाव पर ले आया। उसने फैसला किया कि पहले एना को मारेगा। उसने एना को पानी में उतारना शुरू किया। एक विशाल टाइगर शार्क खून की गंध से वहाँ आ गई। किलर अपना कैमरा सेट करके इस शानदार मौत को फिल्माने का इंतजार करने लगा, लेकिन शार्क ने एना पर हमला नहीं किया। उल्टा उसने नाव पर जोर से टक्कर मारी। टक्कर से किलर का भाला पानी में गिर गया। पानी में झूलती एना ने फौरन उस भाले को पकड़ लिया। शार्क को शायद एहसास हो गया कि ये शिकार आसान नहीं है। वो वहाँ से चली गई। एना भाले की मदद से खुद को ऊपर खींचने की कोशिश करने लगी। किलर को ये नजारा देखकर और मजा आ रहा था। उसे तड़पते हुए शिकार को फिल्माना पसंद था। एना फिसलकर वापस पानी में गिर गई। शार्क वापस आई। उसने एना को घूरा और फिर मुड़कर चली गई। जब किलर हैरान था कि पानी खून से लाल क्यों नहीं हुआ, एना चुपके से नाव के पीछे से ऊपर चढ़ चुकी थी। उसने डेक पर रखी हार्पून गन, भाला फेंकने वाली बंदूक उठाई और जैसे ही किलर पलटा, एना ने ट्रिगर दबा दिया। भाला सीधा उसके सीने में जा लगा और वो छिटककर पानी में गिर गया। वो वापस नाव पर चढ़ने के लिए तड़पने लगा, लेकिन इस बार शार्क अपना खाना लेने आ चुकी थी और इस तरह वो साइको किलर खुद अपनी ही शार्क का खाना बन गया और उसके अपने कैमरे ने उसकी मौत का हर एक पल रिकॉर्ड कर लिया। जब एना और राहुल को लगा कि ये डरावना सपना खत्म हो गया, तभी हार्पून से बंधी रस्सी खींचती है और एना भी पानी में गिर जाती है, लेकिन वो किसी तरह खुद को छुड़ा लेती है। वो वापस नाव पर चढ़ती है, घायल राहुल के पास जाती है और फ्लेयर गन से पास की एक नाव को सिग्नल देती है। नाव उनकी तरफ आने लगती है। जिंदगी और मौत की इस लड़ाई के बाद एना को प्यार की असली कीमत समझ आ चुकी थी। दोस्तों, फिल्म के अंत में एक सवाल उठता है, शार्क ने एना पर हमला क्यों नहीं किया? असल में शार्क इंसानों पर हमला नहीं करती। वो इंसानों को अपना भोजन नहीं मानती। ज्यादातर हमले गलती से होते हैं, जब वो किसी सर्फर को सील समझ लेती हैं। एक बार काटने पर जब उन्हें एहसास होता है कि ये उनका खाना नहीं है, तो वो छोड़ देती हैं। असल में दुनिया में हर साल शार्क के हमलों से ज्यादा मौतें बिजली गिरने से होती हैं। असली खतरा शार्क से नहीं, बल्कि उन इंसानों से है जो हर साल करोड़ों शार्क को मार देते हैं।